हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आप लोगों का स्वागत है। डाउन टू अर्थ मैगजीन 1 से 15 जुलाई 2021 की आप लोगों के सामने पेश है और इसका जो टॉपिक यहाँ पर लिया गया वो यहाँ पर जो कवर टॉपिक है वो है अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। तो हमें इसके बारे में पीटी से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि आप देखिए पेंडेमिक है या फिर और भी तरह के नए नए जो वायरस हैं ये सब आते चले जा रहे हैं। ओके, जैसे अब जीका वायरस यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। ओके, तो उन सब से रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आखिर चल क्या रहा है। इस मैगज़ीन को बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगज़ीन है, लास्ट तक देखनी है और सबको समझ में आएगा। इसकी जो आपकी पीपीटी वाली पीडीएफ है वो नीचे अपलोड कर दी जाएगी, और इसकी जो एनोटेड पीडीएफ है, मतलब ये जो निशान लगे हुए हैं, ये भी आपको क्विक रिवीजन के लिए अलग से प्रोवाइड की जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहली मैगजीन्स भी चैनल पर मिल जाएंगी, अलग से डाउन टू अर्थ नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हो। आगे चलते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोके बिना कहीं नहीं जाना। एनोटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं और सबसे पहले आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। पहला आर्टिकल हमारा यहाँ पर हो जाता है साइलेंट पेंडेमिक के बारे में। किस साइलेंट पेंडेमिक की बात यहाँ पर हो रही है? ठीक है, तो आप देखिए कि दुनिया में इस समय कितनी तरह की बीमारी चल रही है। इस समय दुनिया में दो सबसे बड़ी बीमारी यहाँ पर चल रही है। पहला है कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19, और दूसरी सबसे बड़ी बीमारी इस समय है क्लाइमेट चेंज। ओके, तो ये क्लाइमेट चेंज भी एक बीमारी है, आपको ये समझना पड़ेगा। इन सब के अलावा आपका एक साइलेंट पेंडेमिक भी आपके सामने आ जाता है, जिसका नाम है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसको दूसरी भाषा में एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इन शॉर्ट AMR इसको कहा जाता है। यूपीएससी ने इस पर शायद क्वेश्चन अभी तक पीटी में नहीं पूछा है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। होता क्या है अभी बताऊंगा। ओके, तो ये आपको समझ में आएगा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अंदर आप देखिए कि हमारी जो स्वस्थ होने की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आपके शरीर में दिक्कत हो गई, नहीं। अगर आप, मैं भी आपको इसका पूरा, चलिए पहले आपको वही समझा देता हूँ कि ये है क्या। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, हम इस टर्म की बात करें, इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में मान लीजिए कि अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंजी है, पैरासाइट्स हैं। तो अगर आप लगातार कंज्यूम करते रहते हो एंटीबायोटिक्स, तो आपके शरीर में विषाणु जो हैं, जीवाणु जो हैं, वायरस जो हैं, फंजी जो हैं, पैरासाइट जो हैं, पैथोजन जो, वो आपके आप एक तरीके से कह सकते हो कि रेस्पॉन्ड नहीं करते मेडिसिन की तरफ, मेकिंग इन्फेक्शन हार्डर टू द ट्रीट। कहने का मतलब यह है, आप देखिए आपके शरीर में कई तरीके के यहाँ पर बैक्टीरिया होंगे। इनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे हो जाते हैं मॉडिफिकेशन के थ्रू कि वो एंटीबायोटिक्स के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते। अब जब एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो उनके अंदर एक रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाएगा। जैसे टीबी का आपका बैक्टीरिया, टीबी का वायरस है, ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पर आप देखिए, एंटीबायोटिक्स अगर आप दे रहे हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब जब फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप जब उसका एक्चुअल ट्रीटमेंट कराओगे तो वो पैथोजेंस जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, उसको ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ओके, फिर साथ ही आप देखेंगे कि डिजीज़ पूरे शरीर में स्प्रेड होती रहेगी, इलनेस आएगी, और इन द लास्ट आपकी डेथ होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ओके, तो आपको ये समझना है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के थ्रू क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। दूसरी चीज़ इन्होंने यहाँ पर की, मेडिसिन स्टॉप कर देती हैं वर्क करना। अब जब आपका जो शरीर है उसने रेजिस्टेंस यहाँ पर अपना लिया है दवाई के प्रति, एंटीबायोटिक के प्रति, तो वो आपका रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगा मेडिसिन के प्रति। तो आप जब मेडिसिन लोगे तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कुल मिलाकर के आपकी बॉडी ठीक नहीं हो पाएगी, दवाई का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, डिजीज़ ट्रीट नहीं हो पाएगी। बात समझ में आई? तो यहाँ पर आपका जो AMR है इंपॉर्टेंट रोल निभा देता है। इसको कहते हैं साइलेंट पेंडेमिक, और ये इस समय परसिस्ट कर रहा है इंडिया के अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन में। लेकिन क्या ज़रूरत पड़ी है, किसी को दिखाई नहीं देता, इसलिए आपका ये जो है दबा हुआ है। ओके, तो पेंडेमिक यहाँ पर आया कोविड-19, तो उसने हमें दो चीज़ें यहाँ पर समझाने की कोशिश की। पहला इन्होंने ये समझाया कि सबसे बड़ी जो चीज़ है पृथ्वी पर वो हेल्थ है, और उससे भी बड़ी चीज़ आपकी एनवायरनमेंट नज़र आ जाएगी। तो हेल्थ को यहाँ पर ग्लोबल सेंटर में रखा गया। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर नज़र आई, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये नज़र आई कि आपके जो वायरस हैं, पेंडेमिक है, ये सब चीज़ें आती रहेंगी। ये पहले भी आती थी, सिविलाइजेशंस ख़त्म हो गई इस चक्कर में, तो ठीक है, और ये आगे भी आती रहेंगी। तो अब जब ये आनी है तो हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि हम इससे प्रिवेंशन कैसे करते हैं, मतलब हम डिजीज़ मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, हम वायरस से, पेंडेमिक से किस तरीके से बच पाते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि ये तो आनी है। अब जब आनी है तो हम इसको रोक नहीं सकते। अब रोक नहीं सकते तो हम इसको प्रिवेंट तो कर सकते हैं, ताकि नुकसान कम से कम हो, डैमेज कम से कम हो। हम डैमेज कंट्रोल तो यहाँ पर कर ही सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको समझिए। अभी ऐसे ही कहा जा रहा है जैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इस समय हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये बहुत तेज़ी से उभर के सामने आएगा। तो इससे जो बचने के उपाय हैं वो हमें पहले से लेकर के चलने पड़ेंगे। साइलेंट पेंडेमिक के रूप में इसको यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके,
तो ये चीज़ आपको इस तरीके से समझनी थी। यहाँ इतना ही डिस्कस करते हैं, इससे रिलेटेड कभी और वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं डाइजेस्ट में आज कुछ खास नहीं था, और अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, रिटर्न ऑफ द लाइट। अब ये रिटर्न ऑफ द लाइट जो यहाँ पर आपका आर्टिकल दिया गया है, ये दिया गया है आपके काम आएगा केस स्टडी में, जब आप बात करते हैं रोल ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेज और द रोल ऑफ NGO सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन द सोसाइटल डेवलपमेंट। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हुआ क्या हुआ है, असम का एक टाउन है जिसका नाम है मोरीगांव टाउन। वहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जब मानसून आता है या फिर फ्लड आ जाती है, तो वहाँ पर महीनों के लिए बिजली चली जाती हैं, मतलब लाइट नहीं आती वहाँ पर। अब लाइट नहीं आती तो वहाँ पर एक आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी जो कि फुल्ली वुमेन द्वारा लेड है, जिसका नाम है मोरीगांव महिला महफिल। ये इनको बोट प्रोवाइड कराते हैं कि एक स्थान से दूसरी जगह पर जाने के लिए आपको बोट अवेलेबल कराई जाती है, तो ये सुविधा प्रदान कराते हैं। लेकिन अब एक प्राइवेट एंटरप्राइजेज उभर के आई है जिसका नाम है एनवो रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट सेक्टर लिमिटेड। ओके, तो ये आपकी गुवाहाटी बेस्ड कंपनी है और इसने यहाँ पर वर्क करना शुरू किया है। ये अब आपकी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने का काम करेगी असम के मोरीगांव टाउन में। ओके, और साथ ही अगर एक्सट्रीम फ्लड की सिचुएशन हो गई तो आपको और सुविधाएं भी प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि स्पेशल टाइप की बोट्स या फिर फूड यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ये सब काम भी इनके द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस आर्टिकल से इतना ही जानना था। एक दो नाम आपको वो मेंस के लिए आपको पता होने चाहिए कि एग्जाम्पल में क्या लिखना है, तो ये सब लिखने का काम आपको करना है। ओके, अगली चीज़ की तरफ चलते हैं। अगला है हैवी रेन्स डिवास्टेड रैनी विलेज। तो ये आपका RAINI विलेज जो है ये आपका पड़ेगा उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में जो है वो बारिश यहाँ पर हुई, हैवी रेन यहाँ पर देखने के लिए मिली। और आपको मिलेगा कि वाटर लेवल जो धौली गंगा रिवर है आपकी, उसका वाटर लेवल बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ गया, और जिसके कारण एक फेमस चिपको मूवमेंट की पायनीर हैं जिनका नाम है गौरा देवी, नाम याद रखिएगा, PT का पॉइंट है। तो इनका जो स्टैचू है उसको भी यहाँ पर डैमेज हुआ है। ओके, तो इतना हमें यहाँ से पढ़ना था, बाकी फ्लड वगैरह इतना बड़ा केस नहीं है, ये सब यहाँ पर चलता रहता है। फ्लैश फ्लड है, ठीक है, या फिर आपका ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है, इन सब के बारे में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको अलग से पढ़ के रखना पड़ेगा पहले से ही। ओके, तो अपने नोट्स बनाइए इन सब चीज़ों को लेकर के। ऑलराइट, बट ये सब एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल आपको तो याद ही रखने हैं, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर पता चला कि फूड इंडस्ट्री हिट हुई है इन द सेंट्रल अमेरिकन ड्रॉट। दो कंट्रीज़ की बात करते हैं, एक है US और दूसरी कंट्री है यहाँ पर ब्राज़ील। दोनों के अंदर बहुत भारी मात्रा में ड्रॉट नज़र आ रहे हैं। ओके, तो US हैज़ एक्सपीरियंस ड्रॉट लाइक कंडीशंस इन द बिगिनिंग ऑफ 2021। 2021 के शुरुआत से US में भारी मात्रा में ड्रॉट देखने के लिए मिल रहे हैं। सेम सिचुएशन आपकी मिल रही है ब्राज़ील के अंदर। अब ड्रॉट देखने के लिए मिलेंगे तो सिंपल सी बात है कि फूड क्रॉप डैमेज होंगे 100%, ठीक है। तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ड्रायर देन नॉर्मल कंडीशंस आपकी कंट्री का जो मेजर एक्सपोर्ट क्रॉप्स हैं लाइक द कॉर्न, कॉफ़ी, सोयाबीन, शुगर, इन सब को ये सारी जो फसलें हैं ये इम्पैक्ट हो रही हैं इन ब्राज़ील एंड द US ऑल्सो। US में तो आप देख सकते हैं कि कैलिफोर्निया, एरिजोना, नेवाडा, न्यू मैक्सिको, कोलोराडो, ओरेगोन और इन सभी में आपको देखने के लिए मिलेगा कि ड्रॉट जो हैं वो यहाँ पर हिट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इसके कारण आपकी जो फूड इंडस्ट्री है अच्छी खासी यहाँ पर हिट हो रही है। देखिए, जब एक कंट्री में फूड इंडस्ट्री हिट होती है तो दूसरी कंट्री को फ़ायदा होता है। ओके, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। क्योंकि वो यहाँ पर एक्सपोर्ट करेगी, फिर चीज़ों को इम्पोर्ट नहीं हो पाएगा ना यहाँ से। ऑलराइट, उसके बाद अगर आप देखें आगे जस्टिस ड्यूरिंग पेंडेमिक की बात हो रही है। जस्टिस ड्यूरिंग पेंडेमिक ये कुछ खास आर्टिकल नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि बात किस चीज़ की हो रही है। तो बात यहाँ पर हो रही है कि इंडिया के अंदर है या फिर पूरी दुनिया के अंदर है, तो जो आपकी जेल होती हैं वो यहाँ पर ओवर क्राउडेड है, मतलब उनमें लोग भरे पड़े हुए हैं। एक सेल के अंदर कितने लोग रहने चाहिए वो डिफाइन होता है, उससे ज़्यादा लोग भरे पड़े हुए हैं जेल के अंदर। अब जेल के अंदर ओवर क्राउडिंग है तो सिंपल सी बात है कोविड-19 फैलने का पूरा खतरा वहाँ पर है। तो उस खतरे को देखते हुए दुनिया भर के कोर्ट्स ने, जस्टिस जो सिस्टम है, उन्होंने यहाँ पर इन मुद्दों को उठाना शुरू किया था कि जो आपके कोविड-19 केसेस हैं तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसलिए जेल्स को खाली करना चाहिए। जेल्स को खाली करना चाहिए, या तो इंटरिम बेल दीजिए या फिर पैरल पर उनको छोड़ना पड़ेगा। तो जो आपके पुराने हो चुके हैं, मान लो कि 10-20 साल में रहते हुए हो गए हैं, तो आप उनको कम से कम रिहा कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पर चल रही हैं, कुछ खास चीज़ें डिस्कस करने के लिए नहीं थी। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक हो जाता सिनो, ठीक है, एल्पाइन सिनो। तो जो हाई एल्टीट्यूड की स्नो होती है वो यहाँ पर क्यों गुलाबी रंग की हो जाती है। कभी कभी आपने स्नो देखी होगी, वो गुलाबी कलर की हो जाती है। तो कैसे हो जाती है वो, तो इसके लिए आपको मिलेगा व्हाट इज़ पिंक स्नो। ये क्वेरी के रूप में आ जाता है आपका। तो पिंक स्नो का मतलब आप यहाँ पर समझिए कि एक तरीके का आपका एल्गी होता है, उसका नाम है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, नाम याद रख लेना, ठीक है।
क्योंकि अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो इस एल्गी के कारण ये जो पिगमेंट यहाँ से निकलता है, पिगमेंट का नाम है एस्ट्राजेक्थिन, ठीक है, तो इसका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आपका केमिकल पिगमेंट है जो कि आपका इस एल्गी के द्वारा यहाँ पर निकलता है और इस एल्गल ब्लूम के द्वारा यहाँ पर निकलता है, तो उसके कारण आपकी जो पिंक है वो सिनो है वो पिंक यहाँ पर हो जाती है, जिसको कहते हैं पिंक सिनो। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी है। देखिए, एक होता है एल्गल ब्लूम, जब एल्गी आपकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व कर लेती है तो वो वहाँ पर ब्लूम हो जाती है, एक तरीके से उसको फटना कहते हैं एल्गी का, ठीक है। तो एल्गी वहाँ पर पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाती है, जिसके कारण आपकी ब्लॉकिंग नज़र आती है, यानी कि आपका जो सिनो है उसके ऊपर तो ये चीज़ फैल जाएगी, लेकिन वाटर है तो उसके ऊपर भी ये चीज़ फैल जाएगी, तो फिर लाइट का पेनिट्रेशन यहाँ पर कम हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो पिंक है तो पिंक आइस के ऊपर अगर पिंक कलर की यहाँ पर फैल जाती है तो आपको कहेंगे उसको पिंक सिनो। ऑलराइट, तो ये जनरली स्प्रिंग के दौरान होता है, और अगर इस तरीके के ब्लूम्स यहाँ पर नज़र आते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी। अब हीट एब्जॉर्ब होगी अगर सिनो के ऊपर, तो सिंपल सी बात है कि वो सिनो जो है वो मेल्ट होगी, और सिनो मेल्ट होगी तो सी लेवल राइज होंगे। तो आपको याद रखना है, पॉइंट ये है कि एल्गल ब्लूम सी लेवल राइजिंग का कारण है। जी हाँ, एल्गल ब्लूम सी लेवल राइजिंग का कारण है। एल्गल ब्लूम के कारण आपकी हीट एब्जॉर्ब करने की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो आपके ग्लेशियर्स हैं, जो आपकी सिनो है वो मेल्ट होगी, और मेल्ट होने के बाद आपको नज़र आएगा कि सी लेवल जो है यहाँ पर राइज होंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी थी। तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। ये जो रिसर्च हुई ये सब एल्प्स माउंटेन में हुई, जो कि फ्रांस में है आपके। ओके, उसके बाद आपको छोटी छोटी न्यूज़ें ग्लोबल लेवल पर नज़र आएंगी। क्या न्यूज़ों की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूएस ने अनाउंस किया है 3 बिलियन प्रोग्राम, $3 बिलियन का प्रोग्राम यूएसए ने यहाँ पर लॉन्च किया है, और प्रोग्राम का नाम है द एंटी वायरल प्रोग्राम। कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी वैक्सीन डेवलपर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो भी यहाँ पर उससे रिलेटेड वैक्सीन को बना रहे हैं, उनमें स्पीडी ट्रायल यहाँ पर किया जाएगा। जितनी भी वैक्सीन है सभी को लागू करने की बात यहाँ पर हो रही है। ओके, तो इस प्रोग्राम को यहाँ पर लॉन्च किया गया। दूसरा, यूके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूके ने यहाँ पर एक नया बैंक बनाया जिसका नाम है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, ठीक है। इन द सिटी ऑफ लीड्स में इसको बनाया गया है, और इसका जो फोकस होगा बैंक का, ये बैंक का फोकस होगा क्लाइमेट चेंज से क्लाइमेट चेंज से जो परेशानी आ रही है उनसे लड़ना, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, डिजिटल वाटर एंड वेस्ट सॉल्यूशंस, इन सबको सॉर्ट आउट करना इस बैंक का काम होगा। अभी इसके लिए 20 आपको मिलेगा कि 12 बिलियन यूरोज़ यहाँ पर दिए गए हैं, जिसको कह सकते हैं हम $16 बिलियन इसके लिए इन्वेस्टमेंट के रूप में इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो ये न्यूज़, इसका कारण पूछ सकते हैं किस कंट्री ने लॉन्च किया, ये पूछा जा सकता है। अगली चीज़ की तरफ अगर हम चलें तो आपको नज़र आएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बहुत बड़ा, एक लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी पावर हब बनने वाला था, लेकिन अब वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसको बनाने से मना कर दिया। अब रिन्यूएबल एनर्जी हब को बनाने के लिए क्यों मना किया है भाई? आज की नीड है रिन्यूएबल एनर्जी, उसको बनाने के लिए मना क्यों किया? देखिए, एक होता है कॉस्ट बेनिफिट, एक तरफ से अगर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है तो दूसरी तरफ निगेटिव इंपैक्ट कितना पड़ रहा है वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप रिन्यूएबल एनर्जी तो बना रहे हो, उसी के साथ आपको नज़र में आएगा कि उसके बराबर में टाइडल मूवमेंट्स हैं, उसके बराबर में नेटिव स्पीसीज़ वहाँ पर रहती हैं, उन सभी को हर्ट होगा। तो हमें पॉजिटिव बेनिफिट तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन साथ में हमें नेगेटिव बेनिफिट भी कम नहीं मिल रहे। इस वजह से प्रोग्राम अच्छा नहीं है। ओके, तो आप इस हब को कहीं और बना सकते हो, आप इस पिलबारा रीजन के अंदर नहीं बना सकते। तो नाम याद रखिएगा, पिलबारा रीजन, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर अगली न्यूज़ मिलेगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश की सरकार ने यहाँ पर एक टर्म निकाल करके लाए हैं, वो टर्म है इकोसाइड। आपने टर्म सुनी होगी जीनोसाइड, मास लेवल पर लोगों को मारना, जीनोसाइड, ठीक है। उसी लेवल पर आपको इकोसाइड मिलेगा। मास लेवल पर एनवायरनमेंट को हर्ट करना, एनवायरनमेंट को डैमेज करना, उसको कहते हैं इकोसाइड। अगर आपने मास लेवल पर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाया तो आपको इकोसाइड के जुर्म में पनिशेबल ऑफेंस उसको माना जाएगा, और आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा भी दी जा सकती है। ओके, तो आप नेचुरल एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, आप किसी भी तरीके से इकोसिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो बांग्लादेश की सरकार ने इस चीज़ को बात यहाँ पर की है। उसके बाद कुछ फ्रेमवर्क्स लॉन्च हुए हैं। देखिए, ये फ्रेमवर्क्स हमारे काम के नहीं हैं अभी, क्योंकि इतने भारी नहीं है, ना ही इनके बारे में कोई डिटेल यहाँ पर दी गई है। ऑलराइट, तो इनको हम यहाँ पर स्किप करते हैं। उसके आगे चलते हैं, इंडिया में क्या चल रहा है। इंडिया में आपको नज़र आएगा कि
पिछले एक साल से एक कंट्रोवर्सी चल रही है रिगार्डिंग द आईटी रूल्स, यानी कि द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड द डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021। इसको चैलेंज कर दिया बाय द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पर या फिर कंपनीज़ ने यहाँ पर आपका फरियाद की कि भाई इंडिया में इस तरीके के रूल्स जो हैं वो यहाँ पर आपके ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन करते हैं। तो इंडिया ने साफ साफ यूनाइटेड नेशंस को कह दिया कि इंडिया के जो नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स हैं वो किसी भी तरीके से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं करते हैं। ये सब बातें बकवास कही जा रही हैं इंडिया के बारे में। ऑलराइट, तो सिर्फ इतनी सी बात यहाँ पर है। अब ये रूल्स क्या हैं, कैसे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो उससे आगे अगर हम न्यूज़ चलें तो इंडिया के अंदर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने मिलकर के यहाँ पर लॉन्च किए हैं 14 अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटी। तो जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए यहाँ पर 14 अर्ली इंटरवेंशन सेंटर यूज़ किए गए हैं। इसके अंदर क्या सिखाया जाएगा, इसके अंदर बच्चों को सिखाया जाएगा या फिर जो पीपल विद डिसेबिलिटी हैं उनको सिखाया जाएगा उनकी स्क्रीनिंग, रेफरल टू द रिहेबिलिटेशन, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है, आपको मिलेगा पेरेंटल काउंसलिंग ट्रेनिंग, पीर काउंसलिंग। उनको वो सब चीज़ें सिखाई जाएंगी जिसके द्वारा वो आगे बढ़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की, हम इंक्लूसिव सोसाइटी की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं और यही आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, एक यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मलेरिया नो मोर, ठीक है। तो ये एक एनजीओ है, ओके। और आपको मिलेगा यहाँ पर कि इसने कोलैबोरेशन किया है विद इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इन दोनों के साथ यहाँ पर एमओयू साइन किया गया है, कोलैबोरेशन किया है। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्रिएट किया है इंडिया इंटेलिजेंसी एक्सपर्ट कमेटी कि किस तरीके से मलेरिया को एंड क्लाइमेट को ऑन मलेरिया एंड क्लाइमेट टू एलिमिनेट द डिजीज़, ओके। तो किस तरीके से मलेरिया को ख़त्म किया जा सकता है इंडिया के अंदर से, उसके लिए यहाँ पर ये एमओयू साइन हुआ है। इतनी बड़ी खबर नहीं है, लेकिन जब मलेरिया प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को लॉन्च कर सकते हैं। अगली न्यूज़ मिलेगी आपको, यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है डीप ओशियन मिशन। डीप ओशियन मिशन आप समझिए, ओशियन के डीप तक जाना है और जो जानकारी हमें वहाँ से मिलेगी, कैसी जानकारी हमें वहाँ से मिलेगी, हमें वहाँ से मिलेगी माइनिंग डीप ओशन नोड्यूल फॉर द मिनरल्स। डीप ओशन से मिनरल्स के अच्छे खासे भंडार हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, हम उनकी जानकारी लेकर के आएंगे। साथ ही किस तरीके से क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट कर रहा है डीप ओशन फ्लोरा एंड फोना को, उसको भी हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। साथ ही हम स्टडी करेंगे डीप सी फ्लोरा एंड फोना को, आइडेंटिफाई करेंगे सोर्सेज ऑफ हाइड्रोथर्मल मिनरल्स, किस तरीके से वहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे उनको। साथ ही देखेंगे डिजाइनिंग डीसैलिनेशन प्लांट फॉर द ऑफशोर थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन, किस तरीके से लगाए जा सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि ओशन बायोलॉजी के जो एक्सपर्ट हैं उनकी ट्रेनिंग भी आप यहाँ पर करा सकते हो। सिंपल सी बात है, हमें डीप ओशन में जा करके वहाँ की परिस्थितियों को जानना है, वहाँ के एनवायरनमेंट को जानना है, और इसके लिए इस प्रोग्राम को अब फुल्ली लॉन्च कर दिया गया है। प्रोग्राम 2018 से एज अ पायलट बेसिस यहाँ पर चल रहा था, इनिशियल स्टेजेस में चल रहा था, फुल प्रोग्राम नहीं था। अब हमने फुल प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये नंबर्स हैं, इनको याद मत रखना, छोड़ देना चाहे तो, ठीक है, ओके। तो इन सब को छोड़ सकते हो, ये भी आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा हीप ऑफ ट्रबल, जो कि आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। देखिए कोविड-19 यहाँ पर आया, कोविड-19 के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि बायोमेडिकल वेस्ट बहुत तेज़ी से इंडिया के अंदर बढ़ा। किस तरीके का बायोमेडिकल वेस्ट आपको मिलेगा? सर्जिकल मास्क। आप किसी सड़क पर चले जाइए, 5 से कम मास्क पड़े हुए नहीं मिलेंगे। फेस शील्ड्स मिलेंगी, ग्लव्स मिलेंगे, शू कवर्स मिलेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट इक्विपमेंट जो आपके हैं पीपी किट हैं, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। आपको बीचेस पर मिल जाएंगी, रोड साइड में मिल जाएंगी, पार्किंग लॉट में मिल जाएंगी, हर जगह पर आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो अब ये चीज़ें बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रही हैं। तो इसके चलते सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, जब आपका यहाँ पर कोविड-19 शुरू ही हुआ था, तब ही यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया था कि किस तरीके से हम बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करेंगे। तो ये आपका रोल देखने के लिए मिलेगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, कि किस तरीके से उसने मैनेज किया आपका जो बायोमेडिकल हजार्डस वेस्ट था उसको, ओके। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या रोल है आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस बार ये क्वेश्चन आना चाहिए कि किस तरीके से रोल निभाता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। कुछ चुनौतियाँ भी हैं, इनको मैं आपको स्लाइड में बाद में डिस्कस करूँगा, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पेंडेमिक के दौरान इंडिया का जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो आपका 20% से बढ़ गया है, ओके। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये सब याद रखो अपना मेंस के लिए। अब ये देखिए, इस स्लाइड से हमें 2 खास चीज़ें यहाँ पर जाननी हैं। इंडिया के अंदर आपको पता हो तो कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। इसके मैनेजमेंट की अपनी तरीके से चुनौतियाँ सामने आई हैं। तो अब देखिए, डेट दी हुई है 19 मार्च 2020। ये टाइम है लगभग 2 दिन पहले का ही, जब लॉकडाउन लगने वाला था। नेशन वाइड लॉकडाउन पहली बार लगा था इंडिया के अंदर।
तो जब लॉकडाउन लगने ही वाला था तभी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यहाँ पर हरकत में आ गया और उसने रिलीज़ की गाइडलाइंस कि कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, किस तरीके से उसको मैनेज किया जाएगा। ओके, तो इतनी जल्दी इंटरवेंशन यहाँ पर लिया गया बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कि किसी को उम्मीद नहीं थी। किस तरीके से हॉस्पिटल्स आइसोलेशन वार्ड हैं या फिर बाहर कैंप्स लग रहे हैं, तो उन सबको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस यहाँ पर जारी कर दी। फिर इसका पहला रिव्यू हुआ, फिर इसका दूसरा रिव्यू हुआ और आपको देखने के लिए मिलेगा कि 1 मई को आते आते इन्होंने यहाँ पर रिलीज़ कर दिया एक एप्लीकेशन जिसका नाम है कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट VMW एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं, जितने भी वेस्ट जनरेटर्स हैं, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट कर रहे हैं या जनरेट कर रहे हैं, उनको अपने आउटपुट को अपडेट करना पड़ेगा कि कितना जनरेट हुआ, कितना ट्रीट किया, सब आपको इस एप्लीकेशन के अंदर देना पड़ेगा। और राइट, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर जो रिपोर्टिंग है उसको मैंडेटरी कर दिया 30 जुलाई तक। उसके बाद इसका थर्ड रिव्यू हुआ और फिर फाइनल रिव्यू हुआ और ये सब आपको जानना ज़रूरी नहीं है। 2 चीज़ें आपको जाननी थी, पहली आपकी 19 मार्च 2020 को क्या हुआ और आपका 1 मई को क्या हुआ, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो एक एप्लीकेशन डेवलप हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये एक स्लाइड में साइड में दिया गया एक ग्राफ था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज किया जा सके अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है अवेयरनेस। लोगों को पता ही नहीं बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, ठीक है, जब भी तो मास्क सड़क पे पड़े हुए हैं, आप बताइए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि लोगों को अवेयरनेस करना है और सेग्रीगेशन ऑफ द सोर्स तो करना ही करना है, क्योंकि सोर्स पर सेग्रीगेशन हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन फिर किसी भी स्टेप पर आपका सेग्रीगेशन नहीं हो सकता, एक बार बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो ओके। तो सेग्रीगेशन एट सोर्स यहाँ पर करना है। साथ ही जो ऑल वेस्ट जनरेटर्स हैं या प्रोसेसर्स हैं उनको कोविड-19 जो आपका ऐप बनाया गया, कोविड-19 बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट ऐप जो अभी अभी मैंने बताया, इसके अंदर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो ताकि हमें पता चले वाकई कितना वेस्ट जनरेट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। लिमिट करना पड़ेगा यूज़ ऑफ पीपी किट, सिर्फ वही लोग पहने जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स, ओके। उसके बाद आपको मिलेगा कि वॉशेबल यूटेंसिल्स यूज़ करें। प्लग द गैप्स ऑफ द गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस में लूप होल्स रह गए हैं उनका यहाँ पर उनको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। CPCB द्वारा जो प्रोवाइड डाटा की सेग्रीगेटेड अकॉर्डिंग द जनरेशन सोर्स, वेस्ट टाइप एंड द ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, उनको अपनी वेबसाइट पर उनको एडवर्टाइजमेंट के जरिए सभी को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से जनरेशन हो रहा है, सोर्सेज का, वेस्ट टाइप कौन कौन से हैं, मतलब 4 तरीके के वेस्ट टाइप हैं, येलो है, रेड है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अभी बताऊंगा किस तरीके के हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है, ओके। उसके बाद आपको मिलेगा कि वैक्सीनेशन कैंप्स जो कि हॉस्पिटल से बाहर लगे हुए हैं उनसे भी हमें वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसको भी लेकर के आना है, क्योंकि हमारा फोकस हॉस्पिटल की तरफ रहेगा, लेकिन जो बाहर कैंप लग रहे हैं उन पर ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है। तो उन कैंप पर भी ध्यान जाना चाहिए। और साथ ही आपको मिलेगा कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत हमने अलग अलग तरीके के बैग्स यहाँ पर बनाए हैं बायोमेडिकल वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। उन बैग्स का यूज़ होना ही चाहिए, जैसे केरल ने यहाँ पर किया, ओके। तो किस तरीके के बैग्स हैं पहले वहीं पर ही चलता हूँ। ये हैं आपके बैग्स, ये 4 तरीके के आपके बैग्स हैं। जैसे सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा के लिए हरे और नीले कलर के हैं, ऐसे ही आपको यहाँ पर मिलेगा कि जनरेशन ऑफ द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन, ह्यूमन, एनिमल, हजार्डस बायोमेडिकल वेस्ट, इन सबको हम किस तरीके से करेंगे। तो आपको क्या याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। एक होती है येलो कैटेगरी, यानी येलो कलर का बॉक्स। इस येलो कलर के बॉक्स में आपको क्या डालना होगा, आपको एनाटॉमिकल, केमिकल एंड सॉइल्ड वेस्ट आप उसके अंदर डाल सकते हैं, लैब बेस्ड उसके अंदर आ सकता है और मेडिसिन उसके अंदर आ सकती हैं। तो याद रखिएगा येलो कैटेगरी के अंदर आपको लैब बेस्ड रखना पड़ता है, लैब बेस्ड जाएगा येलो कैटेगरी के अंदर, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। दूसरी आ जाती है रेड कैटेगरी। रेड कैटेगरी के अंदर आपको कंटेमिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट रखना है, जैसे ट्यूबिंग्स एंड बॉटल। तो क्या क्या टर्म नज़र में आई आपको, नज़र में आई प्लास्टिक, ठीक है। तो प्लास्टिक से रिलेटेड जितना भी वेस्ट है वो आपको यहाँ पर रखना है रेड बॉक्स के अंदर। वाइट कैटेगरी के अंदर क्या रखना है, शार्प ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, मेटल के ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, देखिए प्लास्टिक नहीं रखनी, मेटल के ऑब्जेक्ट रखने हैं, जैसे निडल्स, सिरिंजेस, ठीक है। इन सबको आपको रखना है वाइट बॉक्स के अंदर। ब्लू कैटेगरी के अंदर क्या रखना है, तो ब्लू कैटेगरी के अंदर याद रखना है जितनी भी कांच की चीज़ें हैं वो आपको ब्लू कैटेगरी के अंदर रखनी है। ब्रोकन, डिस्कार्टेड, कंटेमिनेटेड ग्लासवेयर, तो जितनी भी कांच की चीज़ें हैं वो आपको इस कैटेगरी के अंदर रखनी है। तो ये आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू द बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन रूल्स 2016 इनको आपको मैच करना है, ठीक है। तो येलो कैटेगरी आपको मैच करना है, रेड कैटेगरी मैच करना है। तो ये थोड़ा सा याद रख लो, जो गोले के हैं उनको याद रख लेना।
उसके बाद ये केस किस तरीके से बढ़े छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद ये सब क्या हुआ, ये सब ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो कोविड-19 वेस्ट मैनेजमेंट ऐप पर आपको मिलेगा कि जितनी फैसिलिटीज़ हैं उतने रजिस्ट्रेशंस यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, कि फिर आपको मिलेगा कि स्टेट वाइज कैसा इन्फॉर्मेशन चल रहा है, सब ज़रूरी नहीं है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि बायोमेडिकल वेस्ट जो जनरेट हुआ है उसके मैनेजमेंट में कौन कौन से चैलेंजेस यहाँ पर सामने आए हैं। तो सबसे पहले अवेयरनेस नहीं है, मैंने बताया कि मास्क हर सड़क पर पड़े हुए हैं, साथ ही लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी मिलेगी आपको। उसके साथ पुअर सेग्रीगेशन एट द सोर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये यहाँ पर नहीं हो रहा है। तीसरा मिलेगा आपको जो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए यहाँ पर ऐप बनाया गया था बाय द CPCB, उसके अंदर रिपोर्टिंग सही से नहीं हो रही है। तो अंडर रिपोर्टिंग के केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं, कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है कोई अपडेट ही नहीं कर रहा है उस ऐप के ऊपर, ओके। अगली चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी कि जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं या फिर आपकी जो बायोमेडिकल वेस्ट जहाँ पर ट्रीटमेंट होगा, वो फैसिलिटीज़ हमारे पास इतनी नहीं है कि वो सारे के सारे वेस्ट को हैंडल कर सकें, ओके। तो ये चीज़ भी आपको समझनी है। दूसरा जो कलर कोडिंग है, मैंने आपको बताया ये येलो कलर का है, रेड कलर का है, वाइट कलर का है, ब्लू कलर का है, इनका कंप्लाइंस नहीं हो रहा। मतलब आपने देखा कि येलो कलर के अंदर ही सब चीज़ें डाली जा रही हैं, प्लास्टिक भी इसी के अंदर जा रही है, कांच भी इसी के अंदर जा रहा है। ये वाकई में ही मुद्दा है, मैं आपको अब इसके बारे में बताऊँगा, ये रहा स्लाइड में, ठीक है। तो हाई कॉस्ट ऑफ कलर कोडिंग, मतलब ये 4 तरीके के डिब्बे बनाने में आप देखिए CPCB का कितना पैसा खर्च होता होगा, ठीक है। तो ये सब पैसा खर्च कर रही है CPCB, तो आपको यहाँ पर लागू करना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन है, डिस्पोजल है, इन सब में पैसा खर्च होता है, तो कॉस्ट ज़्यादा लगती है। फिर क्या कर सकते हो, तो वो मैंने आपको पढ़ा ही दिया, राइट। उसके बाद आपको मिलेगा ये प्रॉब्लम्स, यहाँ पर आप इग्नोर कर सकते हो जो कि आपको दिल्ली की खास बताई गई हैं। उसके बाद आपको एक प्रॉब्लम और मिलेगी। एक प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी ये आपके कलर कोडिंग बनाएंगे, जैसे येलो बैग्स बनाए गए, तो येलो बैग्स के अंदर ही आपको मिलेगा PP किट भी इसी में जा रही है, और इसी में ही आपको मिलेगा फूड वेस्ट भी इसमें जा रहा है, आपको मिलेगा प्लास्टिक वेस्ट भी इसमें जा रहा है, मास्क भी इसी के अंदर ही जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें आपकी येलो बॉक्स के अंदर ही जा रही हैं। अब येलो बॉक्स के अंदर अगर सब चीज़ें जाएंगी तो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ जहाँ पर इंसिनरेशन किया जाएगा, जहाँ पर इनको इंसिनरेट किया जाएगा, इनको जलाया, इनका सेग्रीगेशन किया जाएगा, मैनेजमेंट किया जाएगा, उस पर्टिकुलर यूनिट की जो दीवारें हैं वो यहाँ पर ख़राब होंगी या नहीं होंगी, ठीक। मतलब मान लो कि कोई, हिंदी में बताता हूँ, मान लो ये कोई भट्टा है, इसके अंदर आपको इसको सेग्रीगेट करना है, आपको इसको ट्रीटमेंट करना है इस फैसिलिटी के अंदर। अब ये बनाया इसलिए गया है क्योंकि इसके अंदर मेडिकल वेस्ट आपका ट्रीट किया जाएगा, लेकिन आप इसके अंदर फूड वेस्ट भी डाल रहे हो, आप इसके अंदर प्लास्टिक वेस्ट भी डाल रहे हो, तो फिर वो आपका उस तरीके की फैसिलिटी नहीं है ना ये। तो ये आपका जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं उनको नुकसान पहुँचाता है, एक तो पहले से ही कम है, ऊपर से यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, ओके। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो 1.3 बिलियन जो है वो यूज्ड सिरिंजेस यहाँ पर निकल कर आएंगी, नीडल्स निकल कर के आएंगी, और आपको मिलेगा कि 100 मिलियन से ज़्यादा गिलास वायल्स भी देखने के लिए मिलेंगे अगर हमें पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीन लगा दी। तो आपने वैक्सीन लगवाई होगी तो एक छोटी शीशी आती है, उसके अंदर से 5 लोगों को वैक्सीन लगती है। अब वो शीशी खाली हो गई तो वो शीशी कहाँ जाएगी, आपको बस इतना सोचना है। एक शीशी से 5 लोगों को इंजेक्शन लग रहा है, तो सिरिंज और निडल्स कहाँ जाएंगे वो सारे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, उनका मैनेजमेंट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑलराइट। ये यहाँ पर आपका आर्टिकल इतना ख़त्म हो जाता है, और इतना यहाँ से आपको समझना था। इस आर्टिकल को हम नहीं पढ़ेंगे, जो कि आपको बताया जाता है बाई आपको एक स्कीम पता होगी जो कि मनरेगा स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि 2005 के अंदर लागू की गई थी। अनस्किल्ड मैनुअल लेबर को 100 डेज़ का गारंटीड वर्क प्रोवाइड कराने का काम इसके अंदर किया जाता है। तो अभी यहाँ पर बात चल रही है कि रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, तो 150 दिन का वर्क प्रोवाइड किया जाए 100 दिन की जगह। तो ये कोई खास आर्टिकल नहीं है, जब तक आपका द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में इन चीज़ों को डिटेल में ना कवर किया जाए, इन चीज़ों को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ भी गया तो आप लिख पाओगे आसानी से कि 150 दिन का क्यों किया जाए, ठीक है भाई। रिवर्स माइग्रेशन हुआ, इनकम कम हुई, डिमांड बढ़ी चीज़ों की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आप खुद ही लिख सकते हो इन सब चीज़ों को, और वैसे भी बहुत माइनस चांस हैं, ठीक है, कि इस तरीके का आंसर आपसे पूछा जाए, और राइट। तो इन चीज़ों को स्किप कीजिए। अब आ जाते हैं अपने मेन आर्टिकल की तरफ, जो कि है आपका रिगार्डिंग द फॉरगॉटन कंटेजियन। ये बात हो रही है आपकी अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट हैं PT मेंस, उन सब के हिसाब से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि क्या चीज़ें कवर की गई हैं। तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि इस समय दुनिया नोवेल कोरोना वायरस से यहाँ पर लड़ रही है, ठीक है। इसके साथ ही हमें एक और यहाँ पर वायरस नज़र आया जो कि आपका मारता है
पिग्स को। तो जो पिग्स हैं उनको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिससे कि पूरी दुनिया की जो ग्लोबल पोर्क एंड एनिमल फीड इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। इस वायरस का नाम, फीवर का नाम आपको पता चलेगा, ये है आपका अफ्रीकन स्वाइन फीवर। ओके, एक सेंचुरी ओल्ड डिजीज़, लगभग 1909 में ये यहाँ पर डिस्कवर कर ली गई थी। तो लगभग 100 साल से ऊपर यहाँ पर चल रही है। ये इन्फेक्ट करती है पिग्स को, ये इन्फेक्ट करती है वाइल्ड वोर्स को। ओके, तो ये सब पीटी के पॉइंट है, याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, इसका जो फैटेलिटी रेट है वो 100% है। मतलब एक बार बीमारी हो गई तो आप उसे बचा नहीं सकते, वो मरेगा ही मरेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है। हमारे पास देयर इज़ नो क्योर और वैक्सीन फॉर दिस अफ्रीकन स्वाइन फीवर। ओके, और इसके बाद आपको मिलेगा कि इसका जो लेटेस्ट विक्टिम है वो इंडिया है। इंडिया के अंदर इसके केसेस यहाँ पर बढ़ने शुरू हुए। ओके, और 2 मई 2020 से इसके जो केसेस हैं वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर बढ़ने काफ़ी ज़्यादा शुरू हुए। इस वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई क्योर नहीं है, इसीलिए जितने भी पिग्स को ये हो जाता है, जितने भी वाइल्ड वोर्स को ये हो जाता है, उनको मारना ही पड़ता है। ओके, साथ ही आपको मिलेगा कि एशिया के अंदर भी बहुत तेज़ी से ये फैलना शुरू हुआ। और एशिया के अंदर जो जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि आपका पोर्क यहाँ पर बनाती हैं, या फिर आपकी जो फूड ट्रेड है, प्रोटीन इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि आप समझिए कि ये जो पिग्स हैं, वाइल्ड वोर्स हैं, ये वर्ल्ड्स प्राइमरी सोर्स हैं प्रोटीन का। तो ग्लोबल ट्रेड तो पूरी तरीके से हर्ट हुआ ही, लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी वो भी पूरी तरीके से हर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पिग फार्मर्स वो भी इम्पैक्ट होंगे, और जिससे कि पूरी इंडस्ट्री इम्पैक्ट होगी। ओके, तो ये आपको समझना है कि इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। उसके बाद आगे चलें तो आप पीटी के पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, जिसके अंदर 8 स्टेट यहाँ पर आ जाते हैं, अकाउंट फॉर नियरली 47% ऑफ द कंट्रीज ओवर 9 मिलियन पिग पॉपुलेशन। तो इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 47% पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर है। ओके, ये याद रखना है। 2021 के अंदर अफ्रीकन स्वाइन फीवर के केसेस रिपोर्ट हुए इन द मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। अब यहाँ का एरिया तो कम है, लेकिन पिग की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पिग डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। अब जहाँ पिग डेंसिटी ज़्यादा होगी, फैलेगा भी वहीं पर ही। ओके, तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने। तो मिजोरम से यहाँ पर ये फैलना शुरू हुआ, और उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये और जगह पर भी फैला। उसको देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। अब अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में वैसे तो मैंने आपको काफ़ी बता दिया, लेकिन मैं एक बार फिर से यहाँ पर आपको ये जो लिखा हुआ इन चीज़ों को बताता हूँ। अफ्रीकन स्वाइन फीवर ASF, ये याद रखना, एक वायरल हेमियोमोरफिक डिजीज़ है। ठीक है, ये इन्फेक्ट करती है पिग्स को, वाइल्ड बोर्स को। फैटेलिटी रेट मैंने आपको बता दिया कि इसका 100% है। अगर ये किसी के अंदर हो जाता है, किसी पिग के अंदर, वाइल्ड बोर के अंदर हो जाता है, तो उसकी स्किन पर्पल हो जाती है, याद रखना। उसकी आंखों से वाटरी डिस्चार्ज निकलने लगता है, और फिर उसकी डेथ हो जाती है, डायरिया, ब्लडी डायरिया उसके कारण हो जाता है। इसका कोई क्योर नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। या तो उसको आइसोलेट करो या फिर उसको मारना पड़ेगा। यही हमारे पास ओनली वे है टू कर्ब द स्प्रेड। ओके, उसके बाद याद रखना, हाईली कंटेजियस डिजीज़ है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकती है और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकती है। सॉइल के जरिए, फीड के जरिए, ऑब्जेक्ट्स लाइक शूज़, व्हीकल इक्विपमेंट, आपने फार्म इक्विपमेंट यूज़ किया, क्योंकि ये जो पिग फार्मिंग है ये आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। तो एलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर ये पिग फार्मिंग आती है, इस वजह से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑलराइट, उसके बाद आपको ये चीज़ें मैं आपको बताऊं कि इंडिया के अंदर ASF के कोई भी केसेस यहाँ पर नहीं थे। इंडिया ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं रखता, और ये अभी यहाँ पर आपका देखने के लिए मिला कि इसका पहला आउटब्रेक मई 2020 में इंडिया के अंदर देखने के लिए मिला। पहले केसेस जो आए वो आए आपके अरुणाचल प्रदेश से, असम से, इन जगहों से यहाँ पर केसेस आने यहाँ पर शुरू हुए। उसके बाद ये स्प्रेड हो गया मेघालय में, मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में, जिसके कारण बहुत बहुत भारी मात्रा में जो पिग्स हैं उनको यहाँ पर मारना पड़ा। राइट, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझने हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें चल क्या रही हैं। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर जितने भी तरीके के हैं उनके 24 जीनोटाइप्स प्रेजेंट हैं इस समय। 24 जीनोटाइप्स में सभी के सभी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं कि सभी के सभी अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। ओके, तो आपको ये समझना है कि सबसे पहले जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है 1909 में यहाँ पर डिस्कवर किया गया, और 1910 में ऑब्जर्व किया गया केन्या के अंदर। उसके बाद ये आपका जाम्बिया में फैला, फिर ये आपका
मिलेगा साउथ अफ्रीका में फैला, और इस समय अगर आप देखें ASF इज़ करंटली एंडेमिक टू द साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़, और इस समय अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है। अब छोटी चीज़ें याद रखिए, 50 साल बाद ये आपका यूरोप में फैल गया। यूरोप में फैलने के कुछ समय बाद साउथ अमेरिका में फैला, साउथ अमेरिका के बाद रशिया और कॉकेशस रीजन में यहाँ पर आपका फैला, और उसके बाद 2019 में आपको पता चलेगा कि ये चाइना तक पहुँच गया। चाइना में आपका सबसे ज़्यादा जो हिट कंट्री है वो है इस समय चाइना, ठीक है। तो एशिया के अंदर आपको चाइना सबसे ज़्यादा हिट कंट्री यहाँ पर मिलेगा। हांगकांग में फैला, नॉर्थ कोरिया में, कंबोडिया में, लाओस में, फिलीपींस में, साउथ कोरिया में, ओके। उसके बाद एशिया में फैलना कंटिन्यू रहा, और एशिया में फैलते फैलते मई 2020 में इंडिया में पहला केस यहाँ पर नजर आया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हमने कंफर्म किया कि पहला केस अफ्रीकन स्वाइन फीवर का इंडिया के अंदर आ चुका है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद डिजीज स्प्रेड हुई असम में, मेघालय में, मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में। मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश में 22,000 से ज़्यादा पिक्स को हमें यहाँ पर मारना पड़ा, जिससे कि जो स्मॉल होल्डर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनको यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हमें उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ओके, ताकि ये पॉवर्टी, वल्नरेबिलिटी और फूड इनसिक्योरिटी के जाल में वो लोग फंस ना जाएं, ओके। तो ये स्लाइड से आपको इतना समझना था और हमने ये चीज़ें समझी। उसके बाद आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि जो आपका स्प्रेड था 2020 मई 2020 में हमने ये स्प्रेड देखा इंडिया के अंदर। तो कोविड-19 रेस्ट्रिक्शन के कारण ये कम स्प्रेड हुआ, क्यों? क्योंकि हाईली कंटेजियस डिजीज़ है। तो कंटेजियस डिजीज़ है तो कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस के कारण ये स्प्रेड होना थोड़ा सा कंट्रोल इसको किया जा सका, लेकिन जैसे ही कंट्री अनलॉक होना शुरू हुई ये बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड यहाँ पर हुआ, ओके। तो इसके बारे में आपको 3 पॉइंट और याद रखने हैं जो कि आपको इस स्लाइड से पता लगेंगे। पहला पॉइंट ये है कि ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, ठीक है। तो याद रखना ये डीएनए वायरस है, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा जेनेटिकली डाइवर्स बहुत है, आपको मैंने बताया कि 24 तरीके के जीनोटाइप्स इसके मौजूद हैं। एफएओ की अगर हम बात करें तो ये आपका वाइड रेंज ऑफ पीएच यहाँ पर आपका सहन कर सकता है ये वायरस, और साथ ही टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा सहन कर सकता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी अफ्रीकन स्वाइन फीवर यहाँ पर रह सकता है, याद रखना इस चीज़ को, ओके। और इसके बाद आपको यहाँ से कोई भी पॉइंट याद नहीं रखना, ओके, ठीक है। इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। उसके बाद और राइट, तो इतना हमें यहाँ से पता चला कि ये चीज़ें हैं। स्टडीज शो दैट द ASF वायरस व्हेन इन द फीड इंग्रेडिएंट कैन टॉलरेट अ लॉन्ग डिस्टेंस सी ट्रांसपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में फैल कैसे रहा है, ठीक है। एक कॉन्टिनेंट से अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, रशिया, ये फैल कैसे रहा है? तो ये फैल ऐसे ही रहा है क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस सी ट्रांसपोर्ट को टॉलरेट कर सकता है। तो लंबी दूरी तक ये आपका जा सकता है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड चल रहा है ना, ठीक है। एनिमल्स का, पिग्स का ट्रेड होता है। पोर्क इंडस्ट्री अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है। ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ से देख लेते हैं। तो किस तरीके से स्प्रेड यहाँ पर हुआ, कैसे कैसे फैला, तो ये दिखाया गया था। अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें फैली। फिर ग्लोबल स्प्रेड में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यहाँ पर सबसे पहले आपका नज़र आया अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और फिर बाकी जगहों पर ये यहाँ पर फैल गया। करंटली अगर हम देखें तो चाइना एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है। चाइना के अंदर अगर आप देखें तो पहला केस यहाँ पर शेंगयांग में यहाँ पर देखा गया 2018 के अंदर। उसके बाद ये चाइना के अंदर बहुत तेज़ी से फैला। तो चाइना की जो इंडस्ट्री है वो पोर्क इंडस्ट्री अपनी तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, और इसी का फ़ायदा यहाँ पर उठाया यूरोप ने चाइना को देखा भाई चाइना के अंदर पोर्क की बहुत ज़्यादा डिमांड है और अपना प्रोडक्शन उनका ठप पड़ा है, तो हम उनको करेंगे एक्सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर यूरोप ने इसका फ़ायदा उठाया और यूरोप ने अच्छा खासा एक्सपोर्ट चाइना को यहाँ पर किया, जिससे कि यूरोप का जो पोर्क इंडस्ट्री है वो अपने आप ऊपर उठ गई, ओके। विथ चाइना बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड द इम्पोर्टर ऑफ द पोर्क एज वेल एज द पिग फीड, ग्लोबल मार्केट्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स ये अपने आप ही फ्लक्चुएट हो जाते हैं विद द फॉल एंड राइज ऑफ द कंट्रीज पिग पॉपुलेशन। चाइना के अंदर कुछ भी होता है पूरी दुनिया पर फ़र्क पड़ेगा, याद रखना इस चीज़ को। ये तो सिर्फ यहाँ पर पिग इंडस्ट्री की बात हो रही है, पोर्क की बात हो रही है, पिग फीड की बात हो रही है, लेकिन किसी भी चीज़ में अगर चाइना के अंदर कुछ होता है तो पूरी इंडस्ट्री पर फ़र्क पड़ेगा, याद रखना इस चीज़ को, ओके। उसके बाद आगे चलते हैं। ये आपको इसी का ही इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, इसी का ही इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से जो एशिया के अंदर स्मॉल फार्मर्स हैं यहाँ पर अफेक्ट हुए। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण ग्लोबल पोर्क प्रोडक्शन 25% से गिर गया, याद रखना पीटी का पॉइंट है। और चाइना के जो पिग नंबर्स हैं उसमें भी असर देखने के लिए मिला। जैसे ये देखिए आप कि क्या चीज़ें हैं।
अफ्रीकन स्वाइन फीवर है सेवरली हिट ग्लोबल पोर्क आउटपुट। तो ग्लोबल पोर्क इंडस्ट्री मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर खड़ी हुई थी 2017 के अंदर, जैसे ही 2018 में चाइना में फैला तो ये जो आपका आउटपुट है ये नीचे की तरफ जाने लगा और जो पोर्क का प्रोडक्शन है वो यहाँ पर कम होने लगा। ऑलराइट, तो सिंपल सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मैंने बताया कि यूरोप ने यहाँ पर चाइना को अच्छा खासा एक्सपोर्ट यहाँ पर किया पोर्क का, तो आप देख सकते हैं कि यूरोप के एक्सपोर्ट 2020 के अंदर अच्छे खासे बढ़ गए। उसके बाद आपको मिलेगा कि पिग के प्राइसेस 4 गुना से बढ़ गए चाइना के अंदर यूएस की तुलना में। तो आप देख सकते हो कि पिग के प्राइसेस 4 गुना से यहाँ पर बढ़ गए, 200 रुपये का पिग अब यहाँ पर 600 रुपये का मिलने लगा है 1 kg। ओके, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होगा कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन है जिसको कहते हैं पोर्क, उसकी पूरी इंडस्ट्री पूरी तरीके से तबाह हो गई है। तो इसीलिए प्रोटीन का जो एक बड़ा सोर्स था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से मीट के जो हायर प्राइसेस देखने के लिए मिलेंगे, एनिमल जो फीड प्राइसेस हैं वो भी आपको बढ़े हुए दिखाई देंगे। ओके, ये सब पॉइंट्स हैं। इंडिया के अंदर इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया कि जो डोमेस्टिक पोर्क मार्केट है, सप्लाई चैन है, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। ठीक है, पिगरी जो कि एक ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ लेवलीहुड एंड न्यूट्रिशन है फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट स्पेशली इन नागालैंड, पिग रियरिंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पीपल्स एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो इस चीज़ को याद रखना है कि पूरी तरीके से हिट हुई है, पूरी तरीके से डिस्टर्बेंस नज़र आएगा यहाँ पर। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 2 मिलियन से ज़्यादा लोग फूड इनसिक्योरिटी की तरफ यहाँ पर चले जाएंगे, उनको खाने के लिए खाना अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इन रिसेंट ईयर्स आपका उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, ठीक है, राजस्थान दोबारा लिख दिया, हरियाणा है, ये सब सप्लाई कर रहे हैं आपका पोर्क नागालैंड को। ओके, तो ये जैसे फ़ायदा उठा रहा है यूरोप चाइना को एक्सपोर्ट करके, ऐसे ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा फ़ायदा उठा रहे हैं इस समय एक्सपोर्ट करके टू द नागालैंड और द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा छोटी है, ठीक है, इसको एक थोड़ा झटके में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है एक ग्रुप की और इस ग्रुप का नाम यहाँ पर दिया गया है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिली हुई है। ट्राई पार्टेड मीटिंग यहाँ पर हुई, किस किस के बीच हुई? पहली हुई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दूसरी हुई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की और तीसरी हुई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की। तो WHO, WTO, WIPO तीनों ने साथ मिलकर के यहाँ पर बैठक की और बैठक के अंदर से 2 स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स ये निकाल करके लाए। ठीक, तो 2 इनिशिएटिव कौन से थे? पहला इनिशिएटिव था कि ये तीनों एजेंसी कोलैबोरेट करेंगी ऑन द कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स बनाई जाएंगी ताकि अप टू डेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पेंडेमिक के ऊपर बनी रहे 24 घंटे। कोविड-19 हेल्थ से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, उनकी इक्विटेबल एक्सेस होनी चाहिए। ये आपको दूसरा पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। तो पहला पॉइंट आपको मिल गया कि कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप चलानी है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, ताकि जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, कितने लोगों को वैक्सीन लग गई, नई वैक्सीन किस तरीके की डेवलप हो रही है, कोई नई वैक्सीन ऐसी तो नहीं है जिसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा हो, उन सबको यहाँ पर हमें एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना है ताकि पूरी दुनिया को इसके बारे में पता लगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपने देखा टेक ट्रांसफ़र इज़ अ न्यू मंत्रा। तो बात हो रही है यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का मतलब यह है, देखिए, एक होता है ट्रिप्स एग्रीमेंट, ठीक है, ट्रिप्स के अंदर आप पेटेंटिंग का सिस्टम यहाँ पर लागू करते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे देते हो एक कंपनी को। मान लीजिए कि किसी कंपनी ने यहाँ पर वैक्सीन डेवलप की और आपने उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ पर आपने पेटेंट दे दिया उस कंपनी के लिए, ओके, उस पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए उस कंपनी को। तो अब उस कंपनी की मोनोपोली हो गई कि कोई और वैक्सीन नहीं बना सकता जब तक उसकी परमिशन नहीं ले ली जाएगी। ओके, तो अगर आप यहाँ पर परमिशन नहीं ले पाए तो आपको वैक्सीन अवेलेबल नहीं होगी, वैक्सीन की शॉर्टेज हो जाएगी, जो वैक्सीन आपको मिलेगी उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे। इस तरीके से मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी एक जो ये कंपनी है जिसको पेटेंट मिला है उसकी। तो इंडिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, ये जैसी कंट्रियाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगी इस चीज़ से। तो एक दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है टेक ट्रांसफ़र। अब ये जो कंपनी है ये आपकी किसी और कंपनी को अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर दे तो वो यहाँ पर फ़ायदा कर सकता है। टेक्नोलॉजी मतलब किस तरीके से आपने वैक्सीन बनाई उस चीज़ को यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर ये मीटिंग के अंदर बातें हुई, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना ही सफिशिएंट आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं ये आर्टिकल की तरफ। ये आपको बताता है नोमाड लैंड के बारे में और ख़ास आर्टिकल है, याद रखिए पीटी के पॉइंट्स यहाँ से निकल करके आते हैं। और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं गुजरात की
गुजरात के अंदर जो सौराष्ट्र रीजन है वहाँ पर एक पास्टोरल कम्युनिटी है, एक नोमैडिक कम्युनिटी है जिसका नाम है भरवाड्स। ठीक है, तो ये जो भरवाड्स कम्युनिटी है इनका बेसिकली जो काम है वो आपका काऊ के जो हर्ड्स होते हैं या फिर शीप है, गोट्स हैं, उनके जो हर्ड्स हैं उनको यहाँ पर चराना ले जाना है, जिसको कहते हैं पास्टोरलिज्म। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है कि क्या चीज़ें चल रही हैं। ये किन चीज़ों को चराने के लिए ले जाते हैं, किन चीज़ों को चराने के लिए ले जाते हैं, तो आपको मिलेगा इनके पास है पांचाली शिप, नाम याद रखना, दूसरा कामनी गोट्स, और तीसरा है एंडेंजर्ड हरारी डंकी। ये जो एंडेंजर्ड हरारी डंकी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, भूलना मत इसको। ठीक है, तो एंडेंजर्ड हरारी डंकी है, ये तीनों चीज़ों को यहाँ पर आपका चराने के लिए लेकर के जाते हैं, और इस तरीके से आपको इनके बारे में कुछ देखना है। अब क्या है कि इनका जो लाइफ स्टाइल है वो पिछले कुछ डिकेड्स में यहाँ पर चेंज हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, अल्टर हो रहा है किसी तरीके से। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट अपने आप चेंज हो रहा है। देखिए, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हर चीज़ पर पड़ेगा, हर एक चीज़ पर पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई भी हो, हर किसी चीज़ पर क्लाइमेट का इम्पैक्ट पड़ेगा, और ऐसा ही इम्पैक्ट आपका इस कम्युनिटी के ऊपर भी पड़ा। पहली चीज़ आपको मिलेगी, सम रिसर्च ने यहाँ पर एस्टिमेट किया कि एवरेज सीजनल रेनफॉल in this otherwise arid region has doubled in the past 3 decades। तो पिछले 30 सालों के अंदर जो एवरेज रेनफॉल है वो यहाँ पर बढ़ गई है। साथ ही मिलेगा कि हैवी रेनफॉल अगर यहाँ पर होती है, साइक्लोन्स की कंडीशंस यहाँ पर बन जाती हैं, तो ये आपको पता हो कि ये आपका हो गया ईस्ट कोस्ट और ये आपका हो गया वेस्ट कोस्ट, तो दोनों ही कोस्ट पर लगभग हर साल साइक्लोन यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, तो साइक्लोन आएंगे तो सिंपल सी बात है कि फार्मलैंड आपका जो इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। आपने देखा होगा कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होती हैं, साइक्लोन से कितना ज़्यादा डैमेज यहाँ पर होता है, तो वो चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फार्म लैंड बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, एग्रीकल्चर लैंड इंक्रीज़ हो रही है। अब एग्रीकल्चर लैंड पर कोई अपने जो एनिमल्स हैं उनको चराने के लिए नहीं अलाउ करेगा ना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। फॉरेस्ट एरिया तेज़ी से यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, कोस्ट ऑफ ग्रासलैंड्स यहाँ पर बढ़ रही है। मतलब अगर आपको चराने के लिए ले जाना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। साथ ही कुछ विलेज लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर आपका उगाया है विलायती बाबुल, जिसका नाम है प्रोस्पेरस जूलीफेरा, जो कि अपने आप में इन्वेजिव स्पीसीज़ है, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ इसको यहाँ पर कहा जाता है। इसके कारण क्या हुआ है, जो ग्रेजिंग लैंड है वो यहाँ पर ख़त्म होती चली जा रही है। क्योंकि पूरी लैंड पर ये इन्वेजिव स्पीसीज़ जिसका नाम है प्रोस्पेरस जूलीफेरा, यही आपका पूरी लैंड पर कब्जा किए हुए है। तो ये सब जो इम्पैक्ट यहाँ पर पड़े जो कि आप पे बहुत ही काम के हैं, जिसके कारण पूरी इनकम यहाँ पर ख़त्म हो गई। जो यंगर जनरेशन आने वाली है उसकी लाइफ को भी यहाँ पर खतरा है। क्योंकि सस्टेनेबल तरीके से काम नहीं हुआ है और इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनको ये काम तो मिलेगा नहीं। क्योंकि आप समझिए कि वो चराने के लिए कहाँ लेकर के जाएगा, जब इतनी तरह की सिचुएशंस यहाँ पर आ गई हैं, तो उनको अलग ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कि वो किस और तरीके से सेटल हो सकें। ओके, और इसी के कारण आपको मिलेगा कि जो हरारी डंकीज़ हैं जिनको ये यहाँ पर ले जाते हैं चराने के लिए, उनका भी डिक्लाइन देखने के लिए मिला, उनके नंबर बहुत ही कम हो गए हैं। तो ये स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये है आपका हरारी डंकी, और इसको यहाँ पर कहा जाता है स्मॉल हॉर्स। तो ये घोड़े से लगभग छोटा ही दिखता है। आप इसको आप इसमें समझने में गलती भी कर सकते हो कि ये क्या है। ओके, दूसरा मिलेगा, ये नेटिव है टू द सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात। पीटी का पॉइंट है, याद रखना। हरारी डंकी इज़ नेटिव टू सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात, याद रखना। ओके, तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर इनके बारे में मिलेगा कि इनका जो मिल्क होता है वो उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और मिल्क जो है वो 2000 से 7000 रुपये पर लीटर मिलता है। ओके, लेकिन अभी क्या है कि इसका जो मिल्क मार्केट है वो ढंग से नहीं वर्क कर रहा है। क्योंकि कौन पिएगा? ठीक है, आप खुद ही सोचिए, कौन पिएगा? ठीक है, जिसको ज़रूरत होगी वही लेगा, लेकिन इसका मार्केट अच्छी तरीके से डेवलप नहीं है, इस वजह से दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं। ओके, इसके बाद अगली स्लाइड में चलें तो इनका अलग तरीके का लाइफ स्टाइल है, अलग तरीके का वीविंग पैटर्न है, फूड हैबिट्स हैं। ये एक तरीके का बनियान लीव्स है, बनियान का पेड़ होता है, उसकी पत्तियों में चाय पी रहे हैं। ठीक है, ये आपको मिलेगा कि जो इनका वर्ड है वो श्रिंक हो रहा है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हरारी डंकीज़ को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है भरवाड्स कम्युनिटी के लिए। क्योंकि आपका जो ग्रासलैंड है वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं, ग्रासलैंड ख़त्म हो रहे हैं, उसके साथ ही आपको रेनफॉल यहाँ पर बढ़ रही है। फिर इन्वेजिव स्पीसीज़ है प्रोस्पेरस जूलीफेरा, ठीक
ठीक है, विलायती बाबुल वो यहाँ पर बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, उसके बाद कल्टीवेशन जो लैंड है वो बढ़ती चली जा रही है। एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पर तेज़ी से ग्रो कर रही है। ठीक, तो अगर आपको इनको ले जा करके कहीं पर चराना है तो आपको उस पर्टिकुलर फार्मर से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम आपके खेत में इनको चरा सकते हैं। अब वो परमिशन क्यों देगा? ठीक है, या तो उसको आप बहुत ज़्यादा पैसा दो या फिर आप, ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा आपको कि किस चीज़ें की किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो अब इनके पास यहाँ पर चारा क्या रह गया है कि ये हरारी रंग की इसको छोड़ें और गोट्स हैं, शिप्स हैं, ये कामनी जो गोट यहाँ पर मैंने आपको बताया उनको यहाँ पर चलाना शुरू करें, लेकिन उनसे इनकम इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और राइट, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी कि क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो ये सब पॉइंट्स के साथ साथ आपको मिलेगा लगभग 600 के करीबी हरारी डंकीज़ यहाँ पर बचे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ रहा है इन सब चीज़ों का। तो जो परेशानियाँ मैंने बताई, रेनफॉल इंक्रीज, प्रोस्पेरस जोडीफेरा, आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो, ठीक है, कल्टीवेशन में, ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। श्रिंकिंग ग्रासलैंड्स, ये सब पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे ये जो आर्टिकल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब एक स्टडी यहाँ पर हुई और स्टडी करने के बाद उन्होंने ये देखा कि किस तरीके से हम इंडिया को आउट ऑफ पॉवर्टी ला सकते हैं, मतलब पॉवर्टी एलिविएशन कर सकते हैं। हमने पहले जा कर के क्या हुआ कि अब प्रेजेंट में बैठे बैठे हमने पास्ट की स्टडी की कि हम पिछले समय में अगर हम जा कर के पुरानी स्टडीज़ को देखें तो पुरानी स्टडीज़ में हमने किस तरीके से पॉवर्टी एलिविएशन किया है इंडिया के अंदर। ठीक है, सर्विस सेक्टर को इम्प्रूव करके, याद रखना सर्विस सेक्टर को, ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करके। ओके, तो यहाँ पर आपको बताया गया। अभी मैं आपको डिटेल में लेकर के चलता हूँ। तो ये स्टडी हुई, किसने की, कैसे की, नॉट इम्पोर्टेंट, बट इसके अंदर हुआ क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो हमने रूरल इंडिया के अंदर और अर्बन इंडिया के अंदर दोनों ही तरह के अंदर हमने पॉवर्टी एलिवेशन अच्छी तरीके से किया है। इंडिया के अंदर पॉवर्टी परसिस्ट करती है और हमने उसको एलिवेट किया है। कैसे किया है वो क्या है, हमने रूरल एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करके, याद रखना इस चीज़ को, अर्बन एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके आप ओवरऑल पॉवर्टी एलिवेशन नहीं कर सकते। रूरल एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके आप ओवरऑल एलिवेशन कर सकते हैं। ये बात हमें स्टडी के ज़रिए पता लगी, जो कि हमने हिस्टोरिकल हिस्ट्रीज़ यहाँ पर देखी तब। इसके बाद हमें दूसरा पॉइंट यहाँ पर पता लगा कि एक तो पॉइंट ये हो गया कि अर्बन के अंदर ना करके आप रूरल के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करो, तब जा करके आपका वर्क हुआ। दूसरी चीज़ हमें पता चली कि रूरल के अंदर भी एग्रीकल्चर पर फोकस मत करो। रूरल के अंदर एग्रीकल्चर पर फोकस मत करो। एग्रीकल्चर के अलावा जो और सेक्टर्स हैं, लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर, लाइक द सर्विस सेक्टर, आप उनकी तरफ फोकस करो। क्या लिखा हुआ है? फर्दर वी लर्न दैट रादर देन एग्रीकल्चर द प्राइमरी प्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड अ मेजर ऑक्यूपेशन इन द रूरल एरिया फोकस शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अनलॉकिंग द इंडस्ट्री एंड द सर्विस सेक्टर। ओके, तो एग्रीकल्चर पर इतना ज़्यादा फोकस ना करके आपको इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पर फोकस करना पड़ेगा। दो पॉइंट हमने पास्ट स्टडीज से यहाँ पर सीखे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमने रूरल इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया। हमने रूरल इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया और किस तरीके से पॉवर्टी यहाँ पर कम हो गई, वो आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इस तरीके से आपको ये चीज़ें समझनी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल करके आएगा कि जिन स्टेट्स ने एग्रीकल्चर में कम ग्रोथ की लेकिन बाकी सेक्टर्स में ज़्यादा ग्रोथ की, उनके अंदर पॉवर्टी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, मतलब पॉवर्टी एलिवेशन ज़्यादा हुआ है। 39% तक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो मैं इस पॉइंट को दोबारा से समझाता हूँ। एग्रीकल्चर में कम बढ़ोतरी हुई लेकिन बाकी के सेक्टर में अच्छी खासी ग्रोथ देखने के लिए मिली, तो वहाँ उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर पॉवर्टी एलिविएशन ज़्यादा हुआ है, यानी गरीबी उन्मूलन अच्छा खासा हुआ है। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी कि अगर आपको इंडस्ट्री में हाई ग्रोथ हुई है, अगर जिस स्टेट के अंदर भी इंडस्ट्री में हाई ग्रोथ हुई है वहाँ पर पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है, याद रखना पॉइंट को। तीसरा पॉइंट मिलेगा जिन स्टेट्स ने भी सर्विस सेक्टर में अच्छा काम किया है, जिन स्टेट्स ने भी सर्विस सेक्टर में हाई ग्रोथ अचीव की है, उनको यहाँ पर मिलेगा कि पॉवर्टी रिडक्शन अच्छा खासा हुआ है। तो आपको पता चला कि एग्रीकल्चर का जो रोल यहाँ पर बताया गया है वो कम बताया गया है इंडस्ट्रीज़ की तुलना में और सर्विस सेक्टर की तुलना में, याद रखना पॉइंट को। ओके, तो ये लास्ट स्लाइड है और लास्ट स्लाइड का मतलब ये है कि आप एंड तक आए हो, और अगर आप एंड तक आए हो तो आपको यहाँ पर कमेंट में लिखना होगा कि मैं लास्ट तक पहुँचा। प्लीज़ अगर आप लास्ट तक पहुँचे हो तो ये कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मैं लास्ट तक पहुँचा।
ठीक है, तो ये आप तभी लिखेंगे जब आप लास्ट तक पहुँचे होंगे, और अगर आप लास्ट तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ लिखिएगा, ठीक है। तो ये मुझे पता चलेगा कि आखिर कितने लोग हैं जो कि लास्ट तक वीडियोस को देख रहे हैं, और इन सब चीज़ों के ज़रिए असर पड़ता है, और इसी के कारण आपको पता चलेगा। वीडियो को बस यहीं पर एंड करते हैं, और ये लास्ट स्लाइड है क्योंकि, और टोटल 50 स्लाइड्स के अंदर ये पूरी कवर कर ली गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।